दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत आभार जिस प्रकार से आपने इस चैनल को अपनाया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए, प्रमोट किया और आपके इसी प्यार की वजह से, इसी प्रमोशन की वजह से आज हम हमारा एक विशेष एपिसोड नंबर 150 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमारे मेहमान थे दीपक बजाज, जब हमारे पास में कोई भी सब्सक्राइब नहीं था और वो पहला एपिसोड आपने बहुत पसंद किया और आज भी उसको बहुत पसंद किया जाता है। 25वें एपिसोड में सिल्वर जुबली में हमने आमंत्रित किया था जाकिर हुसैन साहब को, मोहम्मद जाकिर हुसैन, जो डायरेक्टर थे कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में जब गाइडलाइन इशू हुई। जर्नली गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे नहीं जाते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन जी ने उस परंपरा को तोड़ के वो हमारे बीच में आए और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस की पूरी कहानी हमारे सामने उन्होंने रखी। एपिसोड नंबर 50 में जो गोल्डन जुबली था उसमें हमने इनवाइट किया था हेम कुमार पांडे जी को, जो सेक्रेटरी थे कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में जब गाइडलाइन रिलीज़ हुई। वो एक बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। एपिसोड नंबर 75 में हमारे मेहमान थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपने उस एपिसोड को बहुत पसंद किया। 77th में हमारे मेहमान थे डॉक्टर उज्जुल पाटनी। 100वां एपिसोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके इस मंच के माध्यम से हुई। सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल घोसला हमारे बीच में थे, हेम पांडे सर हमारे बीच में थे और डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया और जो संभवतः हिंदुस्तान के पहले डायरेक्ट सेलिंग के पीएचडी होल्डर हैं, वो हमारे बीच में थे। और प्रोफेसर घोसला ने अनाउंसमेंट किया उस दिन कि उनकी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने जा रही है और जो बैच उन्होंने शुरू किया था वो संपूर्ण होने वाला है। एपिसोड नंबर 125 में हमने एक और नई शुरुआत की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की 3 बड़ी कंपनियों के बड़े लीडर्स को हम लोग एक साथ उस स्पेशल एपिसोड में लेके आए, जिसमें हमारे बीच में सिद्धार्थ सिंह थे, पंकज टिटोरिया थे और मुकेश कोठारी थे। और आज 150वें एपिसोड में हमने उस व्यक्ति का चुनाव किया है जिसको आपने सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया। कमेंट्स बॉक्स में सबसे ज़्यादा, अब तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति का नाम आया और वो नाम है सोनू शर्मा। सोनू शर्मा कब आ रहे हैं? सोनू शर्मा जी को दोबारा बुला के लाइए, तीसरी बार भी आने चाहिए और आते ही रहने चाहिए। हमने आपकी इस कमेंट्स को, आपके इस आदेश को हमने पालन किया और सोनू शर्मा बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपके इस मंच पे आने के बाद में वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। तो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर और सोशल मीडिया सनसनी सोनू शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो आभार इस चीज़ का सर, आपकी व्यस्तताएं पूरा हिंदुस्तान जानता है और मैं थोड़ा क्लोजली जानता हूं कि सोनू शर्मा जी का अगर 1 घंटा लेना है तो उसके लिए कितनी पेमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग आपको देते हैं। उस व्यस्तम समय में से समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग सोनू शर्मा सर के ऑफिस में बैठे हुए हैं, बढ़िया से हमने अच्छे से चाय पी और आपकी हॉस्पिटलिटी भी ज़बरदस्त है सर। जिस प्रकार से आप हर चीज़ में नंबर 1 हैं, तो यहाँ पे भी आप बहुत नंबर 1 हैं। तो स्पेशल एपिसोड है सर, हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 150वां एपिसोड आपने कंप्लीट किया आज। ये बहुत बड़ा जर्नी रहा है आपका और मुझे याद है कि हम नोएडा के स्टूडियो में शूट कर रहे थे जब मैं पहली बार आपसे मेरा मुलाकात हुआ और उस बात को करीब 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया शायद, अप्रोक्सीमेटली। कोविड नहीं था तब। जी। और आज 150वां एपिसोड, तो बहुत बड़ा रास्ता आपने तय किया है अकेले और बहुत सारे दिग्गज लोगों को आपने हॉट सीट पे बैठाया है और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हम लोग आगे बढ़ें। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपके बारे में लोगों ने लिखे हैं आपके कमिंग सून के इंटरव्यू के बाद में। कुछ मैं पढ़ना चाहता हूँ। योगेश चौहान ने लिखा है, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस
लव द वे यू स्पीक एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आशीष पांडे ने लिखा है, सोनू शर्मा सर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट ओरिएटर ऑफ इंडिया। वैभव अग्रवाल लिखते हैं, सर बिकॉज ऑफ यू आई बिकम पॉजिटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। संजीव रंजन लिखते हैं, ग्रेट लीडर और नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह, प्रभावशाली प्रतिभा, मोस्ट टैलेंटेड जीनियस और गुड गाइडर ओनली सोनू सर। और अजय डिजिटल एंटरप्रेन्योर ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग किंग इज बैक। जब सोनू सर आते हैं तो मंच अपने आप खिल जाता है। तो ये सब बताता है, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग इतना सुंदर सुंदर लिखते हैं यार, आपका बहुत बहुत आभार। और जो प्यार आप लोगों ने दिया है पिछले 5 बरस में, ख़ास तौर पर जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, वो अनबिलीवेबल है मेरे लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतना बड़ा फॉलोइंग मेरे जैसे एक छोटे इंसान का भी हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार। और नतमस्तक हूँ आपके प्यार के आगे। जितना मान सम्मान इज़्ज़त आप लोगों ने दिया है, एक्चुअली तो मैं उसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए और प्रयास करता रहूँगा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। मैं तो सर सबके चूँकि संपर्क में रहता हूँ, धंधा ही ऐसा पकड़ लिया हमने ये चैट विद सुरेंद्र वत्स का, तो हर सप्ताह एक नई पर्सनैलिटी से मुलाकात होती है। तो जो अच्छे स्पीकर हैं, जिनको दुनिया अच्छा स्पीकर मानती है, तो वो भी आपकी भाषण शैली के कायल हैं। जिस प्रकार से आप बातचीत करते हैं, जिस प्रकार का कंटेंट आप देते हैं, तो और शायद ये आपको भी मालूम है, ऐसी फीडबैक भी आपके पास में भी आती होगी कहीं ना कहीं से। तो बैलेंस कैसे रखते हैं, इतना सब कुछ मिलने के बाद आदमी फिर भी धरातल पे रहे, जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं? मैं अंदर से ये बात जानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। प्रॉब्लम क्या रहता है? प्रॉब्लम ये रहता है कि जब मान सम्मान इज़्ज़त पैसा लोगों के पास आता है, शोहरत आती है, तो जिस दिन उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते थे इसलिए आ गया, तो कभी कभी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है ना। वो एक बहुत पुराना शेर है कि कैसे हसीन कमज़र्फ़ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और थोड़ा सा हवा में ऊपर उड़ते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि ये जो कुछ मुझे मिला है पिछले कुछ बरस के अंदर, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो जब आपको ये बात अच्छे से पता होती है कि आप डिज़र्व नहीं करते, तो आप ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो उस दिन एटीट्यूड आप में झलकना शुरू हो जाता है। तो ग्राउंडेड रहने का सिंपल सा कारण ये है कि मुझे पता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। खुदा मेहरबान गधा पहलवान, ईश्वर दे रहा है, तो मुझे बात अच्छे से पता है। जिस दिन मुझे लगने लग जाएगा कि हाँ मैं तो डिज़र्व करता था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उस दिन मुझे लगता है मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दैट्स ग्रेट सर, बहुत कुछ सीखने वाली मैसेज आपकी पूरी इंटरव्यू में, बहुत कुछ सीखने वाला और बहुत अच्छे से आपने आगाज़ किया। मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, पूरी दुनिया आज सोनू शर्मा ब्रांड को जानती है, इतनी सारी आपकी फॉलोअरशिप है, कहीं भी देखिए आप, मतलब कुछ लोग हैं ना यूट्यूब पे छाए होते हैं, तो आप यूट्यूब पे छाए हुए हैं, आप फेसबुक पे छाए हुए हैं, आप हर जगह सोशल मीडिया पे हर जगह आपकी प्रेजेंस है। लेकिन सोनू शर्मा आज सबको दिखता है, लेकिन आपकी कहानी का जो दर्द है वो शायद बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। तो पर्टिकुलर आपकी स्टोरी के वो स्ट्रगल के मोमेंट्स हम जानना चाहेंगे, जब आपको भी लगा हो कि यार बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, और वो दौर कौन सा था और उसमें से आप बाहर कैसे आए? स्ट्रगल का कोई और एक दौर नहीं होता सुरेंद्र जी, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। ज़िंदगी आपको हर मोमेंट पे चुनौती देती है। राइट। ऐसा नहीं है कि हम 2001 में जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए तब शुरुआत में स्ट्रगल थे और वहाँ से निकले उसके बाद सब स्मूथ राइड होगी, ऐसा नहीं था। आपको हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल कुछ ना कुछ नया स्ट्रगल देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आप पीक की तरफ बढ़ते हैं, चुनौतियाँ बढ़ती जाती हैं और चुनौतियाँ नए नए रूप ले लेती हैं। मतलब जो 2001 में चुनौती थी वो हो सकता है आज ना हो, जो आज चुनौती है हो सकता है 10 बरस के बाद ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चुनौतियाँ एक बार आई और ख़त्म हो गई। ज़िंदगी के हर मोड़ पे ईश्वर आपका इम्तिहान लेता है और ईश्वर जब भी कुछ बड़ा देना चाहता है तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि वो आपका खूब ठुकाई पिटाई करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप अगले रिवॉर्ड के लायक भी हैं या नहीं।
नेटवर्क मार्केटिंग का करियर जब स्टार्ट किया तब चुनौती ये थी कि 20-22 साल की उम्र में कौन हमारे साथ जुड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बहुत बड़ी चुनौती थी, हम छोटे थे, 20-21 साल का उम्र, कोई ज़्यादा उम्र तो होता नहीं, और नया नया नेटवर्क मार्केटिंग का ये कहानी शुरू हुई थी। राइट। तो बहुत बड़ी चुनौती थी, लोग विश्वास नहीं करते थे। फिर जब थोड़े से पैसे आने लग गए तो चुनौती और बड़ी हो गई। जब और पैसे आने लग गए तो अलग तरह की चुनौतियाँ आ गई, टीम को कैसे लीड करें, टीम को कैसे हैंडल करें। जब ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हो गया तो प्रोडक्ट डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, अलग तरह की चुनौती है। जब आपके नीचे कुछ लीडर्स बन जाते हैं तो उनको हैंडल करना एक अलग तरह की चुनौती है। सब में एक अलग ईगो, एक एटीट्यूड पनपना शुरू होता है, तो एक अलग चुनौती है। तो आपको हर दिन हर स्टेज पे एक अलग अलग चुनौतियों से निपटना पड़ता है। जो चीज़ आपको सामने से दिख रही है उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, वो किसी को शायद फ्रंट व्यू से नज़र नहीं आता। और चुनौतियाँ बरकरार हैं। अभी सबको पता है कि 4-5 महीने पहले हमको कोविड हो गया और पूरे परिवार को हमको कोविड था। ये बात 22 अप्रैल 2021 की है और ये लेटेस्ट चुनौती है जो मेरी ज़िंदगी में आई। मेरा पूरा परिवार कोविड से इफ़ेक्टेड था। आई लॉस्ट माई फादर इस प्रोसेस के अंदर, आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ इस प्रोसेस के अंदर। एक दिन के अंदर हमने 2 संस्कार किए, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और मेरा CT स्कोर 19 था आउट ऑफ 25, यानी 80%। मेरे लंग्स भी इम्पैक्टेड थे और मेरी वाइफ का CT स्कोर 24 आउट ऑफ 25 था, यानी उसके 95% लंग्स इम्पैक्टेड थे। शी वॉज हॉस्पिटलाइज और ICU में थी वो 24 दिन तक इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन। और एक बार का टाइम तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी ना बचे। तो एक दिन में जिस व्यक्ति ने 2 संस्कार किए हों और उसकी वाइफ हॉस्पिटलाइज हो ऑन अ डेथ बेड, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी चुनौती और आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकती है। और बाकी सारे के सारे लोग कोविड पॉजिटिव हैं आपके घर के अंदर। तो वो 22 अप्रैल से लेकर अगले 2 महीने बहुत ट्रॉमा के थे मेरी ज़िंदगी के अंदर। बिज़नेस छूट चुका था, मतलब मैं दुनिया को मोटिवेट और पॉजिटिव कर रहा हूँ। एक बार तो मुझको भी लगा कि ये ईश्वर क्या दिखा रहा है, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ख्वाब ख्याल में भी कल्पना नहीं करी थी। तो वो एक अलग तरह की चुनौती थी। आप बिज़नेस से आउट थे, आप बिज़नेस से आपका कोई कांटेक्ट नहीं था, और ऐसे टाइम पर जब कोई आपका निकटतम व्यक्ति जो आपका दोस्त है वो भी आप तक चाहकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सिचुएशन हम सबको पता थी। कोविड इतना फैला हुआ था उस सेकंड लॉकडाउन के अंदर, जो सेकंड वेव जो थी, कोई चाहकर भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था, सपोर्ट चाहकर भी कोई नहीं कर पा रहा था, किसी के दुख में कोई चाहकर भी नहीं खड़े हो पा रहा था। तो आपको अकेला ही सब हैंडल करना था। वो दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था और वो हॉस्पिटल्स में बेड का ना मिलना, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, तो सारे के सारे चैलेंजेस। और वो आप तब फेस कर रहे हैं जब आप खुद हिल नहीं सकते। आपका मतलब आप अकेले हैं घर में जो सब मैनेज करने वाले हैं। आपके घर के 3-3 लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं और सीवियर कंडीशन में, जिसमें से 2 लोगों का डेथ हो चुका है, तीसरा एडमिट है इन सीवियर कंडीशन। तो एक अलग तरह का चुनौती था। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी थे उस प्रोसेस के अंदर कि यार हमने कभी सोचा नहीं था कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो मैं उस वक्त भी लोगों से इसी तरह से बोलता था कि यार भगवान मुझे जो भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उसने सुख समृद्धि मेरी शोहरत भी छप्पर फाड़ के दी, अब वो दुख भी दे रहा है तो भी छप्पर फाड़ के दे रहा है। तो मैंने जब पहली बार अफसोस नहीं किया तो मुझे अब भी अफसोस नहीं करना चाहिए। वो 2 महीने क्रिटिकल थे, मैं उससे बाहर निकला और वापस बैक टू लाइफ हुआ। कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, ये शो चलते रहना चाहिए। अगर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा टीम है, उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो फिर खड़े हुए। वो ईश्वर दुख देता है तो ताकत भी वही देता है लड़ने की। तो उसने ताकत दी और मैं फिर से खड़ा हुआ और फिर आज आपके सामने बैठा हूँ। चुनौतियाँ हर पल रहती हैं और ये कोई आखिरी चुनौती नहीं है जीवन की। अलग अलग तरह की चुनौतियाँ अलग अलग फेस में आपको झेलनी पड़ेंगी और चुनौतियाँ आपको और बलवान और शक्तिशाली बनाने के लिए ही आती हैं। तो इससे हम लोग ये सबक लें सर कि अगर किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ भी चुनौती है तो उससे घबराए नहीं, वो उसको इस रूप में लें कि ऊपर वाला उसको टेस्ट कर रहा है। 14 साल के लिए भगवान राम को वनवास हुआ, इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। एक इतने बड़े राज्य का मालिक, अबाउट टू द किंग ऑफ द किंगडम, जो राजा होने वाले थे इतने बड़े राज्य के, उनको 14 साल के लिए भेज दिया गया घने जंगलों में बिन चप्पल बिन जूते के। तो और लेकिन उसी 14 बरस ने उन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। तो चुनौती एक अवसर भी है आपको और बड़ा होने के लिए। चुनौती एक अवसर है कि आप और अपने आप को निखार सकते हैं कि नहीं। और ईश्वर आपको ठोकता बजाता रहता है हर कदम पे कि मैं इसको कुछ बड़ा देने वाला हूँ, लेट मी टेस्ट हिम कि उस लायक है भी सही या नहीं। एक और चुनौती की बात करते हैं सर,
शायद वो चुनौती रही होगी आपके लिए, हमें तो लगता है चुनौती थी, जब आपने अपनी पुरानी कंपनी से नई कंपनी में आपने शिफ्ट किया। उस समय बहुत हंगामा बचा, और उस हंगामे को हमने इसलिए देखा क्योंकि आपका हमने इंटरव्यू शूट किया था और उसके 1 महीने के बाद में ये घटना घटी। इतना हंगामा तो सर एक बड़ा नेता अगर पार्टी बदल लेता है तो नहीं होता। सोनू शर्मा जी के इतना बड़ा, मतलब कंपनी बदलने से इतना बड़ा हंगामा देखने को मिला, मतलब सोशल मीडिया पे देखने को मिला। आप डिस्कशन में ये बातचीत हुई और बहुत सारे लोग इमोशनल थे, हर्ट भी हुए कुछ लोग, और चर्चाएं चली कि सोनू शर्मा 200 करोड़ रुपए ले गए हैं। तो कितना था सर एग्जैक्टली अमाउंट? नहीं चर्चा चली कि 200 करोड़ में बिक गए हैं। हाँ, ये मुझे याद है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, करीब 2.25 साल पुराना इंसिडेंस है। क्योंकि जब मैं आपके चैनल पे पहली बार आया था तो मैं पुरानी वाली प्रीवियस कंपनी में काम करता था, और शायद उसके 2 महीने के बाद ये ट्रांजिशन फेस हुआ। राइट सर। सितंबर 14, 2019 की बात है ये, जब मैंने अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया फ्रॉम A to B कंपनी। और अच्छा, मुझे ज़िंदगी में मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। मतलब उस दौर पे मुझे थोड़ा सा मालूम चला कि हाँ यार, मेरे में कुछ तो ऐसा है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पहले कभी नहीं लगता था कि मैं इतना भी इम्पोर्टेंट हूँ यार, कि किसी को मेरे कोई एक्टिविटी से शायद कोई कंसर्न हो सकता है। तो जो सोशल मीडिया पे जो हंगामा 14 सितंबर की रात को मचा, और 7 साढ़े 7 बजे के बाद जो फ़ोन आने मेरे मोबाइल पे चालू हो गए, और मैं इतने फ़ोन मेरे को लगता नहीं कि मुझे पिछले 5 साल में टोटल आए होंगे जितने फ़ोन मुझे अगले 5 दिन में आए। तो दबा के फ़ोन आए और दबा के मैसेजेस, ईमेल, और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था मीम्स से। और मैं अकेले में बैठ के सोच रहा था यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई। मतलब मैं कोई हिंदुस्तान का पहला आदमी नहीं हूँ जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गया है एक बेटरमेंट के लिए, और शायद आखिरी भी नहीं हूँ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें भी कही। और बुरी बातें करने वाले वो लोग थे जो खुद 5-5 कंपनियां छोड़े बैठे हैं। तो मैं शुरू में तो बड़ा दुख हुआ, मैं झूठ नहीं कहता आपको। शुरू में वो पढ़ के मेरे लिए पहली बार था। राइट। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मुझे उसमें मज़ा आने लगा। ओके। मुझे लगने लगा कि यार ये बड़ा मज़ा आ रहा है यार, ये तो है ना, कि आपको शुरू हुई थी बात 20 करोड़ रुपए से, और पहुँचते पहुँचते फिर आखिरी में मेरी बोली 200 करोड़ रुपए तक की लग गई। तो मुझे लोगों ने कहा कि भैया आपको 200 करोड़ रुपए मिले हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था जब पहली बार, तो मैंने पूछा भाई 200 करोड़ रुपए अगर आपको मिलते तो आप लेते कि नहीं लेते, पहली बात तो मुझे ये बताइए। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आपको कोई 200 करोड़ रुपए देगा तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए आप लेंगे कि नहीं लेंगे। ऑल्दो मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे। राइट। तो बोले सर ले लेंगे। तो मैंने कहा अगर मुझे मिले हैं और मैंने ले लिए तो आपको क्या तकलीफ है। राइट। खैर वो तो मैं मजाक में बोल रहा था उनको। ऐसा कुछ नहीं होता, और लोग अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं। वो ये अंदाज़ा लगा के ये मतलब कल्पना ही कर पाते हैं कि शायद कुछ मिला होगा तो ही शायद कोई आदमी A to B कन्वर्ट करता है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आदमी जैसा होता है उसको दुनिया वैसी नज़र आती है। राइट। मतलब हमको खरीद सके ऐसा तो कोई पैदा आज तक हुआ नहीं है सर। और वी आर नॉट फॉर सेल। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर हम जाएंगे तो हमें पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। मतलब लोगों की जो इमेज बनी है ना आपकी, वो ये बनी कि यार आदमी भारी आदमी है और भारी आदमी जाएगा। हाँ। तो कुछ भारी भरकम ही मिला होगा तभी जा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, भारी भरकम मिला है। उन कंपनी के लोगों का प्यार और उन कंपनी के लोगों का मान सम्मान, इज्जत, जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं गया उनके लिए मेरा अटूट रिगार्ड, और उनके अंदर भविष्य में झांकने की ताकत, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को इतने सालों में रन किया, वो द वे, जो तरीका उनका था वो बहुत भारी भरकम था। उनका प्यार, उनका एटीट्यूड, उनका तरीका, और जिस तरीके से वो आगे अगले 10 साल में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं उस कंपनी को चुनूं। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे बेटर जो लगा मेरी समझ के हिसाब से मैंने उसका चयन किया। पैसा कोई ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैं
तब भी ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेशन करता था और उस ज़माने में 5 लाख रुपए एक सेशन के चार्ज करता था। तो महीने की अगर मैं 5 सेशन भी करता तो 25 लाख रुपए मुझे वैसे ही कॉर्पोरेट सेशन के आ जाते। तो 25-30 लाख रुपए का मतलब साल के 3-3.5 करोड़ तो मैं वैसे ही कॉर्पोरेट सेशन से कमा लेता। आज से 2 सवा 2 साल पहले जो मैं कमा ही रहा था। तो 10-15-20 करोड़ रुपए के लिए कोई आदमी ऐसा स्टेप लेगा, इतना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। लेकिन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह, उनको ऐसा लगता होगा कि ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाउ टू चूज ए राइट कंपनी? बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी एक अच्छी कंपनी का चयन करने के लिए। और सबसे पहला तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आज आपके इस चैनल के माध्यम से कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ लोगों ने तो मजाक बना दिया है। मैंने जब कंपनी छोड़ा तो मैं 15 साल किया एक कंपनी को। राइट। मतलब मैं कोई 6 महीने में कूद के नहीं भागा इधर से उधर। देयर इज़ अ डिफरेंस। और ये आपको समझना होगा कि एक डिफरेंस है कि कोई आदमी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उछल कूद मचा रहा है, और एक आदमी 15 साल के बाद एक 25 लाख रुपए के पे आउट के बाद उस कंपनी का हाईएस्ट अर्नर होने के बाद कोई डिसीजन ले रहा है। तो दोनों डिसीजन को आप एक ही पैमाने पे नहीं रख सकते हैं। दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, राइट। तो आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक बनाए हैं, है ना। वो साल इधर करेंगे, 6 महीना उधर करेंगे, 2 साल इधर करेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर 6 महीना साल इधर करेंगे, फिर समझ नहीं आएगा तो फिर कुछ और करेंगे। तो हर कुछ समय 6 महीने बाद, साल, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद उनको उस जगह पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या अपने अपलाइन से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या कहीं ना कहीं उनको इशू दिखते हैं। तो हर 6 महीने 1 साल के बाद इशू अगर आ रहे हैं तो प्रॉब्लम आपके अंदर है और कहीं पर नहीं। राइट। When I took a decision 2.5 years back, तो वो एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन था, क्योंकि मुझे एक बात अच्छे से पता थी कि नाउ द टाइम हैज़ कम, यहाँ सेचुरेशन खत्म, यहाँ सेचुरेशन आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी 0 है। कभी कभी आपको आंखों से नजर आता है, और ऐसा नहीं कि आपको खुशी होती है अपना 25 लाख रुपए का पे आउट छोड़ने में। आप बहुत प्रयास करते हैं कि उसको ठीक किया जा सके, आप बहुत कोशिश करते हैं उसको ठीक किया जा सके, लेकिन जब आपकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं तो मजबूरन आपको एक ऐसा स्टेप लेना पड़ता है जो आप चाहते नहीं हैं एक्चुअली लेना। लेकिन वो, मैं तो भीष्म पितामह की तरह, क्या कहते हैं, उस द्रुत क्रीड़ा में चुप नहीं रह सकता कि द्रौपदी का हरण हो रहा हो और मैंने कसम खा रखी है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा इसको, और तो मैं उस कसम को पक्का रखूं चाहे चीर हरण हो जाए। तो मैंने अपनी कसम तोड़ दी, लेकिन मैंने चीर हरण होने से रोकने का पूरा प्रयास किया। और मैं बहुत खुश हूं आज इस बात को बताते हुए कि दैट डिसीजन वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। सर, यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद कोई छोड़ता है तो वो ये कह सकता है जी मैंने कंपनी को देखा और कंपनी में इश्यूज़ हैं इसलिए मैं छोड़ गया। लेकिन 15 साल जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं, उसकी मैनेजमेंट के भी टच में रहते हैं, तो इतना लंबा समय लग गया ये समझने में कि यार कंपनी बहुत आगे नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो आज आपका व्यवहार है 15 साल के बाद सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके। मतलब सुरेंद्र वत्स के बाद जब स्कूटर है और सुरेंद्र वत्स के बाद जब एस क्लास है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्कूटर वाले दिन जैसे सुरेंद्र वत्स का व्यवहार दुनिया के लिए था, एस क्लास वाले दिन भी ऐसा ही रहेगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मतलब सुरेंद्र वत्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं, है ना। तो जब आपका व्यवहार चेंज होता है ना पैसा आने के बाद, तकलीफ तब शुरू होती है। ओके, गॉट इट। फिर जब आप आदमी को आदमी नहीं समझते, लीडर को लीडर नहीं समझते, कंपनी को लीडर चलाते हैं, कंपनी को प्रोडक्ट नहीं चलाते, कंपनी को बिजनेस प्लान नहीं चलाते, कंपनी को लीडर्स चलाते हैं। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इस कंपनी के एम्बेसडर्स हैं। हर कंपनी के अपने अपने एम्बेसडर्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एज अ लीड, मतलब जब आप एज अ मालिक और जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर अपने लीडर्स का रिगार्ड, रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं और आप उनको ग्रांटेड लेना चालू कर देते हैं, और उसमें तकलीफ क्या होती है कि आप एक्चुअली थोड़े से सफल भी हैं तो आपको लगता है हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, बाकी सबको तो कुछ पता ही नहीं है टाइप्स। और लेकिन मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, और आप मार्केट के हिसाब से आप चेंज नहीं होते। अगर आप अपने आप को मार्केट के हिसाब से बदलते नहीं हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जैसा बिजनेस मैं 2005 में कर रहा था वैसे ही 2019 में भी करूंगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप जिस कंपनी में हैं वो भी हर साल 6 महीने बाद अपने आप को चेंज कर रही है, नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, नए तरीके ढूंढ रही हैं। हम जिस कंपनी में आज हैं, हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। मतलब पिकअप सेंटर्स खुल रहे हैं, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, नई नई कंट्रीज ओपन हो रही हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि 2005 में जैसा कर रहे थे 2018 तक भी वैसा ही करते रहे। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि अब आप
चेंज होने की संभावनाएं ना के बराबर है, तो बेटर होता है कि आप उसको ईमानदारी के साथ, डिग्निटी के साथ रिज़ाइन करें। बहुत बड़ा डिसीजन है जब हम सोचते हैं ना 15 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ना और स्पेशली इतनी बड़ी इनकम के साथ में छोड़ना, तो उस समय तो मुश्किल रहा होगा सर, कुछ बहुत मुश्किल रहा था, कंफ्यूजन भी रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा छोड़ने के बाद। कंफ्यूजिंग नहीं था, मुश्किल था। ऐसा लगा था कि देखिए एक जगह हमने नेटवर्क बनाया, हाईएस्ट लेवल पे गए, तो दूसरी जगह जाएंगे शुरुआत तो जीरो से ही करनी बिल्कुल पड़ेगी। जीरो से 100%। और कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो आया होगा कि यार अगर सफल नहीं हो पाए तो क्या होगा। नहीं, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सफल नहीं होऊंगा। ओके, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं था। हाँ, टफ डिसीजन था, इसको मैं नकार नहीं सकता। मैं आज भी ये कहता हूँ कि वो मेरा पहला प्यार था, आज भी पहला प्यार है, मतलब उसको तो मुझे एक्सेप्ट करने में आज भी कोई तकलीफ नहीं। जिसमें हमने 15 साल लगाए, हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि नहीं वो ख़राब है या वो बिल्कुल बर्बाद है या वो बिल्कुल ख़राब चीज़ है। मैं तो ऐसा आज भी नहीं बोल सकता। मेरा पहला प्यार था। जिस दिन मैं वहाँ से आया, मैं प्रॉपर रिज़ाइन करके आया, मैं उनके डायरेक्टर साहब के साथ बैठा, हम लोगों ने कप ऑफ चाय शेयर किया 14 सितंबर की दोपहर को, हाथ मिलाए, इमोशनल हुए, थोड़ा सा वो भी रोए, थोड़ा सा मैं भी रोया, इमोशनल हुए, और एक डिग्निटी के साथ, एक गुड फेथ के साथ दोनों ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोला। यही एक समझदार मैच्योर लोगों का निशानी है कि भी आज तक हम आपके साथ थे, अब मुझे लगता है कि रास्ते अलग हो गए हैं। 20 साल के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, 25 साल के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, जब साथ फेरे लिए जाते हैं उसके बावजूद भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है या आप ठीक है, नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, उनके साथ आपकी जम नहीं रही किसी भी ABCD रीज़न से, तो बेटर है कि हम लोग डिग्निटी के साथ अपने अपने रास्ते अलग कर लें। हाँ, ऑल्दो इट्स वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि 25 लाख रुपीज़ पर मंथ वाज अ ह्यूज अमाउंट। 25 लाख रुपए पर मंथ बहुत ह्यूज अमाउंट है। मुझे पता था स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन ये बात मुझे अच्छे से पता थी कि जब मैं 15 साल पहले मुझे कुछ नहीं था मेरे पास, जब मैं वहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, तो 15 साल के बाद तो मेरे पास कुछ तो ऐसा है कि मैं दोबारा से बिल्ड कर लूँगा। राइट, कि मैं दोबारा से बिल्ड कर लूँगा, और मैंने वही किया। और आज इस बात को 2.25 साल हो गए, और मैं अपना प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने वहाँ 15 साल में पाया था, उससे ज़्यादा मैं 2 साल में पा चुका हूँ। दैट्स ग्रेट। तो इसको हम लोग इस रूप में देखें, हमारे व्यूवर्स ये सबक लें कि अगर वो किसी कंपनी में हैं और उनको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे प्रोग्रेस नहीं मिलेगी या यहाँ पे उस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, तो एक बड़ा डिसीजन उनको लेना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि आपको हर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में उछल कूद करनी है, मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर 5 साल हो गए और आपको ग्रोथ ही नहीं मिल रही, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। नहीं, सेम कंपनी में दूसरे लोगों को ग्रोथ रहती है समटाइम सर, तो उस समय फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बंदे के काम करने के तरीके में गलत है, कंपनी में कुछ इश्यूज हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ही कंपनी में दोनों लोगों का पे आउट अलग अलग होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मेरे मुनासिब नहीं है, या मेरे काम करने की शैली को सूट नहीं करती, या मेरे जो मेरा वे ऑफ वर्किंग है या मेरा वर्किंग का जो स्टाइल है उसको सूट नहीं करती। तो मैं लेकिन हर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसा डिसीजन, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम किसी भी कंपनी में आप एटलीस्ट गिव 5 ईयर्स, 5 साल तो आपको एटलीस्ट देने हैं। राइट। और 5 साल के बाद भी आपको लगता है कि मेरे मुताबिक ग्रोथ नहीं मिल रही, तो आप चॉइस आपके पास है, आप डिसीजन लेने की स्वतंत्रता है। लेकिन 4 महीना लगाया, 6 महीने लगाया, साल लगाया, 1.5 साल लगाया, ये मेरे को समझ में आता नहीं। एटलीस्ट गिव 5 ईयर्स। आप जिस भी ब्रांड में जाएं, कम से कम 5 साल की सोच विचार के साथ जाएं और उसमें अच्छे से बिल्ड करें। और कभी कभी कंपनी का प्रॉब्लम नहीं होता, वो जिस एरिया में घुसा है, कभी कभी उस एरिया का भी प्रॉब्लम होता है MLM के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही कंपनी में 2 लोग रहते हैं, एक कमाता है एक नहीं कमाता, तो कंपनी की गलती नहीं है। कभी कभी मालूम चलता है वो जिस ग्रुप में घुस गया है, जिस एसोसिएशन में घुस गया है, उसके जो जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है, उन लोगों के अंदर ही वो पोटेंशियल, वो ग्रोथ, वो कैपेबिलिटीज नहीं है। राइट। तो ये भी कंसर्न होता है कभी कभी। एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है डायरेक्ट सेलिंग में, और अक्सर व्यूअर्स कमेंट्स में लिखते हैं कौन सी कंपनी बेटर है, जनरेशन प्लान अच्छा है, बाइनरी प्लान अच्छा है। और आपके पास तो दोनों अनुभव हैं, बिल्कुल परफेक्ट। बाइनरी का भी है, जनरेशन का भी है, तो आपसे परफेक्ट कोई जवाब दे नहीं सकता सर इसका। देखो, मैंने 15 साल सुरेंद्र जी बाइनरी किया, और हर हलवाई अपनी मिठाई को सबसे बढ़िया बताता है। जब हम बाइनरी में थे तो हम कहते थे इससे बढ़िया तो जी कुछ काम ही नहीं है। फिर हम जनरेशन में आ गए, तो अब हम ये बोलेंगे कि इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, तो लोग बोलेंगे भाई पहले तो आप ये बोलते थे, अब आप ये बोलते हैं। लेकिन मेरी जो सोच है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है 20, 21, 22 साल का, मेरे को एक बात अच्छे से पता है कि प्लान से पैसे नहीं आते। प्लान कोई दूध देने वाली गाय नहीं है
जिसका दूध आप निकाल के मार्केट में बेच के पैसा बना लेंगे। प्लान से पैसे नहीं आते। प्लान कोई दूध देने वाली गाय नहीं है जिसको चोकर आप दूध निकाल के और मार्केट में बेच के पैसा बना लेंगे, राइट। और आप ही के पहले वाले सवाल के साथ मिलता हुआ ये सवाल है कि एक ही कंपनी में तो प्लान एक जैसा होता है। अब एक ही कंपनी में प्लान तो सब लीडर्स के लिए एक जैसा है, कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा, तो प्लान से पैसे नहीं आते, एक बात तय है। और अगर प्लान से ही पैसे आते तो सभी कंपनियों का एक ही प्लान होता। इस दुनिया की जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है उसको लोग फॉलो करते और सब वैसे ही कॉपी पेस्ट मारते, तो एक जैसा सबका प्लान हो जाता, राइट। ना प्रोडक्ट से पैसे आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को गलत फहमी है कि हमारे पास तो बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ से कैंसर मिटा देंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बाज़ार में हैं कि हमारा प्रोडक्ट से कैंसर दूर हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा वाले प्रोडक्ट्स भी हैं बाज़ार के अंदर। तो ना तो प्लान से पैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ना आते हैं पैसे आपके प्रोडक्ट से, राइट। पैसे आते हैं माहौल से। ओके। कि आप जिस ग्रुप का हिस्सा हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में माहौल कैसा है, राइट। कल्चर कैसा है उस पर्टिकुलर ग्रुप में कल्चर कैसा है। क्या वो एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो एजुकेशन को लेकर बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनके जो अपलाइन है उस पर्टिकुलर ग्रुप का उसकी इंटेंसिटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अपना भविष्य कहाँ देखता है। मतलब वो पर्टिकुलर ग्रुप का जो भी माहौल चलता है ना सर, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उस ग्रुप की इनकम के ऊपर। ना तो कंपनी का प्लान, ना कंपनी का प्रोडक्ट, ना कंपनी 2 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, 15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, इम्पैक्ट नहीं करती। वो जिस नेटवर्क में, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं उस ग्रुप का पर्टिकुलर माहौल कैसा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका विजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ग्रोथ हुआ है, बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि उनकी जो लीडरशिप है या जो मैनेजमेंट है उसका विजन बहुत बड़ा है इंडस्ट्री को लेकर। क्योंकि मेरी कंपनी इंडस्ट्री नहीं बनाती, आपकी कंपनी इंडस्ट्री नहीं बनाती, इंडस्ट्री बनाती है अच्छी कंपनियां, जो कुछ 7, 8, 10 अच्छी कंपनीज हैं, ये मिलके एक अच्छा इंडस्ट्री बनाते हैं, राइट। तो जिन जिन लोगों ने 7, 8, 10 कंपनियों के नाम मैं जानता हूं, आपको भी पता है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बोल सकता हूं, जिन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है, कोई 800 करोड़ कर रहा है, कोई 1000 करोड़ कर रहा है, कोई 1500 करोड़ कर रहा है, कोई 2000 करोड़ कर रहा है, इन सब का जो मैनेजमेंट है वो विजनरी मैनेजमेंट है। वो भविष्य में झांकने का प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट। नहीं तो 95, 96 से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है, लाखों कंपनियां खुली होंगी, अगर करोड़ों भी खुली होंगी तो शायद मैं गलत नहीं हूं, लेकिन हम जानते हैं कितनी कंपनी को है, 10, 12, 14, 15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट है उसका विजन कितना बड़ा है अपने प्रोडक्ट को लेकर और अपनी लीडरशिप को लेकर, और उसको क्या लगता है अगले 10 साल में अपनी कंपनी को कहाँ लेके जा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब चूज करते हैं आप एक अच्छी कंपनी। तो प्रोडक्ट प्लान जो है मेरे लिए इररिलेवेंट है, माहौल इम्पोर्टेंट है। और किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माहौल है। किसी व्यक्ति को अगर माहौल नहीं मिल रहा, अपलाइन अच्छी नहीं है, तो क्या वो खुद से एक अच्छा माहौल बना सकता है, अपनी टीम के लिए क्रिएट कर सकता है? देखो, मैं ये बात हमेशा से मानता हूँ कि अपलाइन का ज़रूरत होता है। देखो सर, राइट। मतलब हर आदमी स्पाइडरमैन की तरह छतों पे नहीं चढ़ सकता। मतलब मैं माहौल बना सकता हूँ, आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी बना सकता हो। एक अच्छे अपलाइन का ज़रूरत नेटवर्क मार्केटिंग में रहता है। तो मैं तो सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपलाइन के साथ ज़रूर रहें। अपलाइन ही आपको इस क्या कहते हैं भव सागर से पार कराने का मादा रखता है। बिना अपलाइन के गति ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अपलाइन का रिगार्ड, अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप, अपलाइन के साथ आपका मेल मिलाप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग। अगर अपलाइन से आपका मतलब मामला सेट नहीं है तो आपको बिजनेस करने में दिक्कतें आएंगी। आपको कोई ना कोई चाहिए। मतलब आप अपने, ऐसा नहीं कि आप अपने से नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकता है कि अपने से करने में आपको 10 बरस लग जाएं और अपलाइन के साथ वही काम आप 2 बरस में कर लें। राइट, वो एक्सपीरियंस साथ में रहेगा। तो चॉइस आपकी है कि आपने 10 बरस में करना है या 2 बरस में करना है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। और इस तरीके से मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा, लेकिन इस तरीके से पहले कभी जवाब नहीं मिला जिस क्लैरिटी के साथ आपने दिया। यानी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसी में रहते हैं कि यार ये करूं वो करूं। कुछ लोग तो इसलिए छोड़ देते हैं, यार बाइनरी काम नहीं करता, जनरेशन में चले जाऊं। जनरेशन वाले सोचते हैं यार बाइनरी में ज़्यादा पैसा है तो बाइनरी में चले जाते हैं। लेकिन आपने सही चीज़ बोली, ना बाइनरी, आपके अपलाइन के साथ ट्यूनिंग,
आपका मैनेजमेंट का विजनरी होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स ग्रेट सर। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वाला एपिसोड है 150, और इसमें जिस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पे आपने बातचीत करके इसको और स्पेशल बना दिया है, सो इस स्पेशल एपिसोड में टाइम देने के लिए सर दिल की गहराई से मेरी तरफ से और हमारी पूरी फौज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ये था हमारा स्पेशल एपिसोड नंबर 150। हमारे मेहमान थे आप सबके चहेते सोनू शर्मा जी। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक और शख्सियत से मुलाकात होगी। इसी प्रकार से अपना प्यार अपना स्नेह बनाते रहिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगले मंगलवार को 8 बजे कौन आने वाले हैं, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।